व्यक्त करते हुए जनपद देवरिया के सभी निवासियों की तरफ से यशस्वी पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपकी वृहत सोच जन जन के जीवन को सफल बनाती है, सरल बनाती है। और अब प्रदेश के हर वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म, उम्र के सभी लोगों के जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए अनवरत प्रयासरत रहने वाले एवं अपनी सकारात्मक और वृहत सोच से भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले हम सभी की चहेते यशस्वी पूजनीय आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को शत शत प्रणाम करते हुए सादर आमंत्रित करती हूँ, ससम्मान अनुरोध करती हूँ कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, माननीय सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री गिरीश चंद तिवारी जी, माननीय विधायकगण श्री काली प्रसाद जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी जी, सुरेश तिवारी जी, संजय यादव जी, धनंजय कनौजिया जी, अनूप गुप्ता जी, अंतर्यामी सिंह जी, नीरज शाही जी, राजकुमार शाही जी, राधेश्याम सिंह जी, जयनाथ कुशवाहा जी, राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह जी और भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहां पर एक और हम लोगों ने इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रमुख समाज सेवी स्वर्गीय रघुराज सिंह जी की प्रतिमा का भी हम लोगों ने यहां पर लोकार्पण किया है। साथ ही साथ यहां पर एक साथ देवरिया जनपद में और खासतौर पर भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए 412 परियोजनाओं में, जिनका प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपए 92 लाख रुपए खर्च किए हैं, इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम इस अवसर पर यहां हो रहा है। मैं सबसे पहले यहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण संस्थान के संस्थापक, पूर्व विधायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रघुराज सिंह जी को प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस पूरे शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए प्रबंध समिति के पदाधिकारियों, यहाँ के शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, विद्यार्थियों और यहाँ से जुड़े हुए सभी अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने अपने संस्थापक, इस क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने वाले, देश के स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय रघुराज सिंह जी की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम को आज यहाँ पर संपन्न किया है। और मैं इसके लिए
मुझे इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए इस संस्थान से जुड़े हुए श्री राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम के साथ मुझे जोड़ा है और मैं भारत माता के इस महान सपूत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकूं। भाइयों बहनों, मैं बधाई देता हूं देवरिया जनपद के आप सभी उपस्थित नागरिकों को, क्योंकि ये 200 करोड़ रुपए की 412 जो परियोजनाएं हैं, ये वे परियोजनाएं हैं जो इससे पहले हुई योजनाओं से अलग हैं। आप याद करिए, अभी 25 अक्टूबर को देवरिया जनपद को एक मेडिकल कॉलेज दिया गया है। मेडिकल कॉलेज महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर स्थापित हुआ है और जब ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरह बनकर के तैयार होगा, इस सत्र में वहां पर प्रवेश प्रारंभ हो रहे हैं और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। लेकिन जब ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरह बनकर के तैयार होगा तो देवरिया जनपद में मेडिकल कॉलेज का 700 बेड का हॉस्पिटल और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं देवरिया जनपद के नागरिकों को प्राप्त होंगी। और इसी उद्देश्य से देवरिया जनपद के हमारे माननीय सांसदगण, चाहे इससे पहले कल्लाज मिश्रा जी थे या फिर श्री रविंद्र कुशवाहा जी या वर्तमान में डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, हमारे विधायकगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, ये सभी लोग लगातार कहते थे कि देवरिया में भी एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। भाइयों बहनों, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बने, एक सपना था। लोगों को लगता ही नहीं था कि यह सपना साकार भी होगा। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज था और वह अभी जर्जर स्थिति में था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी अगर पंख उसमें नीचे पहिए होते ना, तो सपा बसपा की सरकार के समय जैसे चीनी मिलें बेच दी गई थी, ऐसे मेडिकल कॉलेज को लोग बेच चुके होते। लेकिन इस देश के गौरव भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए जिन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम है कि भारत हर एक क्षेत्र में विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका लाभ सर्वाधिक अगर किसी प्रदेश को प्राप्त हो रहा है तो वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2017 तक, भाइयों बहनों, 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 5 वर्ष के दौरान भारत सरकार की मदद से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोग 33 नए मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बना रहे हैं। 33 अनुमान कर सकते हैं, 70 वर्षों में 12 और भाइयों बहनों मात्र 5 वर्ष में 33 नए मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। इस लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है और गोरखपुर में तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हुई है और साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी स्वयं एम्स, जिसके लिए दिल्ली जाना होता था, वो गोरखपुर में ही आ गया है। गोरखपुर में अगले महीने प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जब विकास की सोच होती है तो विकास की वो सोच जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके
सबका साथ, सबके विकास के साथ जुड़ता है। और आज जो विकास की 412 परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भाइयों बहनों उसकी एक लघु झलक भी देखने को मिल रही है। इसमें सड़क भी है, बिजली की परियोजनाएं भी हैं, स्वास्थ्य की सुविधाओं से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, सड़क से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए परियोजनाएं भी हैं, और साथ साथ भारत के आन मान और शान के प्रतीक, भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव भी है। मैंने एक तरफ स्वर्गीय रघुराज सिंह जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया है, अनावरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, तो दूसरी ओर देवरिया में स्वर्गीय रामचंद्र विद्यार्थी के भव्य स्मारक और संग्रहालय के कार्यक्रम का भी शिलान्यास आज होने जा रहा है। भारत की आजादी के लिए उस कालखंड में उस समय एक युवा, यानी मुश्किल से बहुत युवा उम्र में रामचंद्र विद्यार्थी ने अपने आप को भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करते हुए उस समय भारत की आजादी का अलग जगाने का कार्य किया था। और उन्हें उन क्रूर ब्रिटिशर ने उस समय गोलियों से भूनने का काम किया था। लेकिन भाइयों बहनों, भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वर्गीय रामचंद्र विद्यार्थी पीछे नहीं हटे। भले ही उनकी जान चली गई और उसके कुछ ही वर्षों के बाद यह देश आजाद होता है, जिस आजाद भारत की आज हम अमृत महोत्सव वर्ष में, यानी आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। यह अमृत काल है और अमृत काल आगामी 25 वर्षों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के संकल्प का कार्यकाल होना चाहिए। इसलिए स्मारक का शिलान्यास आज हम लोग देवरिया जनपद में भी स्थापित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले गरीब के बारे में कोई सोचता कहां था। गरीब बालिकाएं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ती थी, सुविधाएं ठीक नहीं थी। आज तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थिति को मैं भी आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ ही उसमें व्यापक परिवर्तन लाया गया। जो विद्यालय पहले 8वीं तक चलते थे, अब उन्हें 12वीं तक चलाने की व्यवस्था, जिससे गरीब परिवार की कन्याएं भी पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें और उनकी प्रतिभा का लाभ समाज और देश को प्राप्त हो सके। आज कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के तमाम भवनों के नए सिरे से उनके विस्तारीकरण के कार्यक्रम का भी यहां शिलान्यास हो रहा है। ये कार्यक्रम पहले भी हो सकते थे, लेकिन पिछली सरकारों में फुर्सत कहां थी। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने पिछली बार भी यहां पर समाजवादी पार्टी का विधायक दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। क्या उस समय 12 से 17 के बीच क्या इस क्षेत्र में बिजली आती थी? क्योंकि ये तो विकास विरोधी हैं, ये लोग बिजली के विरोधी हैं, ये शिक्षा के विरोधी हैं। पहले बिजली नहीं आती थी और भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के बिजली सबको समान रूप से दी है। प्रदेश के अंदर हर जिले में बिजली है। आज आपके यहां बिजली आ रही है ना? अच्छी आ रही है। बिजली से आपके मोबाइल फोन चार्ज होने के साथ साथ अन्य सभी कार्यों को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलती है ना? विकास हो रहा है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, देवरिया और कुशीनगर जनपद इस बात के लिए 2017 के पहले बदनाम होता था कि गरीब का अन्न यहां पर लोग खा जाते हैं। खाद्यान्न माफिया यहां बड़ा हावी होता था। भाइयों बहनों,
2017 के पहले गरीब को खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। आज खाद्यान्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है। जिसको मिल रहा हाथ उठा करके बोले। खाद्यान्न सबको मिल रहा है ना, राशन की सुविधा। और आप देख रहे होंगे वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था करवाई। प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से भी और साथ साथ प्रदेश सरकार के स्तर पर भी। और आज उसका परिणाम है कि 2020 में भी अप्रैल से लेकर के नवंबर तक, 2021 में भी मई से लेकर के नवंबर तक भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से फ्री में खाद्यान्न हर एक गरीब को प्राप्त हुआ। और यही नहीं, जून, जुलाई और अगस्त में 3 महीने पहले राज्य सरकार ने भी फ्री में खाद्यान्न दिया। और इसके बाद तय हुआ है हम लोग दीपावली से लेके होली तक भी हर गरीब को फ्री में अन्न देंगे, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को अंत्योदय कार्ड धारक 35 किलो खाद्यान्न पाएगा। और पात्र गृहस्थी में हर यूनिट पर 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार भी अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न फ्री में देगी। और साथ साथ हर पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को, अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें गेहूं और चावल दोनों मिलाकर के देंगे। लेकिन साथ साथ 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी देंगे, 1 किलो चीनी भी देंगे और 1 किलो नमक भी देने का काम करेंगे। पात्र गृहस्थी में अगर किसी परिवार में 9 लोग हैं तो हर 9 लोगों का कार्ड 9 यूनिट हो गई। हर यूनिट पे 5 किलो खाद्यान्न, तो 9 यूनिट में 45 किलो खाद्यान्न मिलेगा। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक हर परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य अगले महीने से सबको प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, यह कार्य पहले भी हो सकता था। पिछली सरकारों में फुर्सत कहां थी? उनको अपने घर से भरने से फुर्सत नहीं थी, अपने परिवार के विकास से फुर्सत नहीं थी। महाभारत के सभी रिश्ते उनके पास थे। चाचा भी थे, मामा भी थे, भतीजा भी था, बुआ भी थी, और वे सभी नाते रिश्ते इनके थे। और इसलिए सभी लोग अपने उस महाभारत के रिश्ते में उलझे रहते थे और उस उलझन में प्रदेश की जनता के हकों पर डकैती डालने का कार्य इनके द्वारा होता था। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के जिस लक्ष्य को लेकर के हमने कार्य प्रारंभ किया था, आज उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में आज जब कानून व्यवस्था की स्थिति कानून व्यवस्था की बात होती है, मुझे याद है यही देवरिया जनपद है, जब भी दुर्गा पूजा आती थी लार में दंगे हो जाते थे। जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, ये भाटपार रानी में भी तनाव हो जाता था। जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था
तो भटनी में भी विवाद हो जाता था और गरीबों के मकान जला दिए जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अकेले देवरिया जनपद में 3 बड़े दंगे हुए थे। 3 बड़े दंगे हुए थे और एक दंगा तो ऐसा हुआ था जिसमें थाने से दंगाई असला ही लेकर के चले गए थे और सरकार तब पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी थी, तब सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी होती थी। 4.5 वर्ष में आपने प्रदेश के अंदर कोई दंगा देखा? आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता। माफिया, जो बड़े बड़े माफिया अपने को कहते थे, सत्ता के सरप्रस्त रहते थे, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करके और जिन्होंने व्यापारियों से फिरौती वसूल करके कूद धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन कुछ दलों को बुरा लग रहा है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये माफियाओं के हितैषी लोगों को फिर जनता क्यों समर्थन कर देती है? भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं, ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग भी महाभस्मासुर हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी के लिए आपके बीच आज मैं स्वयं यहां भाटपार रानी में आया हूं, आप सबसे अनुरोध करने के लिए। एक तरफ विकास की सोच के साथ हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को शौचालय मिले, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, हर गरीब को पेंशन की सुविधा का लाभ मिले, विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों को दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिले। बड़े बड़े विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं महाविद्यालय, कहीं विश्वविद्यालय, ये सभी निर्माण कार्य जहां प्रारंभ हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार इस कार्य के लिए भी पूरी मजबूती के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। महिला सुरक्षा हो या महिला कल्याण, प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। साथ साथ युवाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन भी सबको दिया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? सभी लोगों ने। बहुत अच्छे हैं आप लोग, आपने वैक्सीन लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको बोलो वे भी वैक्सीन जरूर ले लें। देखो, बहकावे मत आना उन दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों के उसमें मत आना, जो लोग कहते हैं घर में चुपचाप वैक्सीन लेते हैं, बात बाहर कहते हैं हमने नहीं ली। और मैंने तभी कहा था, कुछ तो अब्बा जान से सीखे होते कि वैक्सीन लेने का प्रभाव क्या पड़ता है। लेकिन भाइयों बहनों, वैक्सीन आपने लिया है, बहुत अच्छा किया है। और मैं आप सबसे कहूंगा, कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रीय प्रोग्राम है ये, हर एक व्यक्ति को बचाने की, मानवता को बचाने की कवायद है।
और इसलिए मानवता को बचाने के सर्वश्रेष्ठ अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हर एक भारतवासी का दायित्व बनता है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए हम प्रेरित करें, वे लोग भी वैक्सीन ले लें। एक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। एक तरफ वैक्सीन और कोरोना कालखंड में स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, मैं देखता था हमारा युवा पढ़ाई करना चाहता है लेकिन स्कूल कॉलेज बंद हैं। बहुत सारे युवाओं के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं थे और इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के स्नातकोत्तर, ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी संस्थानों में पढ़ने वाले हर युवा को, जिनकी संख्या 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ युवा को टैबलेट या स्मार्टफोन देंगे। प्रदेश सरकार इसको देगी और अगले महीने से हमारे माननीय सांसद और विधायकगण जगह जगह जाकर कैंप लगा करके उन युवाओं को स्कूल कॉलेजेस में देने का काम करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने ये भी तय किया है, भाइयों बहनों, युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। नौकरी हो या कोई भी टेस्ट, पूरी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि BTC TET का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने एक पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की वो सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई नेता दिखाई दिया, कुकुरमुत्तों की तरह उगे कुछ अन्य लोगों को देखा। भाइयों बहनों, ये सभी के सभी लोग 1.5 वर्षों तक होम आइसोलेशन में थे, यानी अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके छुपे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार रही हो या फिर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय सांसद गण रहे हो या विधायक गण,
ये लोग गांव-गांव में जाकर के हर एक व्यक्ति का हालचाल ले रहे थे, उनको सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे थे। और मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर मैं घूम रहा था, और उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन करके भी दिखाया। सबसे बड़ी आबादी हमारी थी, लेकिन आप सबके सहयोग से हेल्थ वर्कर्स, प्रशासनिक टीम, जनप्रतिनिधि, कोरोना वॉरियर्स, इन सब ने मिलकर के जो सहयोग किया, उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा परिणाम दिया है। और भाइयों बहनों, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश ने कितने वैक्सीन अब तक दे दिए हैं? अब तक हम लोग 15 करोड़ 84 लाख, यानी आज उत्तर प्रदेश, यानी कल तक उत्तर प्रदेश 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका होगा। 16 करोड़, 16 करोड़ तो दुनिया के तमाम देशों की आबादी नहीं है। उतने लोगों को हम वैक्सीन दे रहे हैं यहां पे, और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। ये परिणाम अगर हम देने में सफल हुए इसलिए क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार, दुगनी तिगुनी ताकत से बढ़ती है। जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो विकास होता है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। जब डबल इंजन की सरकार चलती है, हर गांव की, हर गरीब की, हर किसान की, हर नौजवान की सुनवाई होती है। और जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो सरकारी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है। हमारा ये देवरिया और कुशीनगर कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, चीनी का कटोरा कहा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, बसपा की सरकार के समय और सपा की सरकार के समय 21 चीनी मिलें बेची गई थी। यानी यहां के नौजवानों को बेरोजगार करने वाले, यहां के किसानों के पेट पर लात मारने वाले सपा बसपा के लोगों को कैसे यहां की जनता बर्दाश्त करती है? ये लोग आपकी संपत्ति पर डकैती भी डालते हैं, बेरोजगारी भी फैलाते हैं। चीनी मिलों को बेच करके औने पौने दाम पर बेचे थे, और उसके बाद सीना चौड़ा करके आपके सामने बड़ी बेशर्मी के साथ आते हैं, कहते हैं हम कल्याण करेंगे। अरे जब तुम्हें मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? तब तो दंगा करवा रहे थे, तब लूट खसोट करवा रहे थे, विकास की योजनाओं का बंदर बांट कर रहे थे, गरीब को खाद्यान्न नहीं मिलता था, उपचार के लिए हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं थी। और अगर दुर्भाग्य से उस समय कोरोना आया होता तो कहीं बाप बेटे भागे होते, कहीं बबुआ और बुआ के लापता हो गए होते, चाचा भतीजा गायब हो गए होते, भाई बहन का कहीं पता नहीं होता, और प्रदेश की जनता तड़प तड़प करके कोरोना की चपेट में, यहां पर उसकी चपेट में आकर के तड़प रही होती। लेकिन हम लोगों ने कोरोना कालखंड में किसी का साथ नहीं छोड़ा, मजबूती के साथ खड़े रहे। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, ये विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये योजनाओं का लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बिना भेदभाव के मिल रहा है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसमें कोई न जाति का भेद है, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का। एक ही भाव है, सबका साथ और सबके विकास का। एक तरफ सबके साथ और सबके विकास का, और दूसरी तरफ आस्था के सम्मान का भी भाव है। आस्था का सम्मान, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है। क्या ये राम मंदिर कांग्रेस का बना पाती? क्या मोहन जी बना पाती? क्या बबुआ बनाते? उनका हिम्मत ही नहीं था। आज भी वे कहीं मंदिर में जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि जाएं का न जाएं। और इसलिए भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान हो,
राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, अपराधी और माफियाओं को साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई हो, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ प्रदान करने का हो, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान का हो, या फिर विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, कहीं एयरपोर्ट, कहीं चीनी मिल, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और मैंने तो कहा है कि देवरिया जनपद के लिए मैंने कहा यहां के प्रशासन से, देवरिया कुशीनगर जनपद में जमीन उपलब्ध कराओ, एक नई चीनी मिल हम यहां पर जरूर देंगे, बननी चाहिए, क्योंकि चीनी का कटोरा कहा जाता था। और उस दिशा में गंभीर प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। सपा बसपा बेइज्जती थी, भारतीय जनता पार्टी नवनिर्माण का कार्य कर रही है, और उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, भाटपार रानी ने 2017 में वो जो चूक हुई है, उस चूक को बिना भेदभाव के ब्याज सहित भाजपा को वापस कर देने मांगने के लिए मैं आया हूं आपके पास। आप सभी लोग 2022 के लिए अभी से कमर कसें, मजबूती के साथ। जहां कमल होगा वहां पर हर जनता को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना होगा। और जब ये संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विकास भाइयों बहनों आपके चरणों में चूमता हुआ दिखाई देगा। यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मैं एक बार फिर से भाटपार रानी के साथ साथ देवरिया जनपद से जुड़े हुए, बलिया जनपद से जुड़े हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, इनके द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायक के द्वारा जो प्रयास विकास के लिए हो रहा है वह सार्थक अभियान है, अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए उन सबका हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी को इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।